सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 12th क्लास 11th का फिजिक्स विच इज़ चैप्टर नंबर 13। एंड आज हम करेंगे इस चैप्टर को 1 सेकेंड में। तो चैप्टर में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ पहले हम देखेंगे कि ये है क्या, फिर मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, मैटर का मॉलिक्यूलर नेचर, साथ ही गैसेस का बिहेवियर और काइनेटिक थ्योरी, आइडियल गैस पे क्या कहता है, लॉ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और साथ ही लास्ट टॉपिक विच इज़ मीन फ्री पाथ। सबको हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी। बॉयल्स डिस्कवर्ड द लॉ नेम्ड आफ्टर हिम इन 1661। तो बॉयल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक लॉ डिस्कवर किया था 1661 पे, और Boyle, Newton, and several others tried to explain the behavior of gases by considering the gases are made up of tiny atomic particles. तो बॉयले, न्यूटन और कुछ अदर साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया था, गैस को कंसिडर करते हुए गैस का बिहेवियर समझाने का कोशिश किया था। कैसे? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल है ना, उसे एटॉमिक पार्टिकल मान के। द एक्चुअल एटॉमिक थ्योरी गॉट established मोर देन 150 years later। तो जो एक्चुअल एटॉमिक थ्योरी था वो 150 साल बाद स्टैब्लिश हुआ, बना। Kinetic theory explains the behavior of gases based on the idea that gas consists of rapidly moving atoms or particles। तो kinetic theory किस बेस पे बना था पता है? कि इस बेस पे बना था कि जो गैस है ना, बिहेवियर ऑफ गैस है वो किससे बना है? रैपिडली मूविंग एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से बना है। दिस इज पॉसिबल एज द इंटर एटॉमिक फोर्स। ये हाँ गया। दिस इज पॉसिबल as the interatomic forces which are short range forces that are important for solids and liquids can be neglected for gases। ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि जो इंटरएटॉमिक फोर्स था, जो सॉलिड में होता है, सॉलिड और लिक्विड में होता है, वो गैसेस के मुकाबले में बहुत कम होता है। गैस के मुकाबले में लगभग ना के बराबर होता है। द काइनेटिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी बाय मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन अदर। तो जो काइनेटिक थ्योरी है इसको किसने बनाया पता है? 19th सेंचुरी बनाया था, मतलब 1801 टू 1900 तक के डेट में बनाया था मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और कुछ अदर्स लोगों ने। इट हैज़ बीन रिमार्केबली सक्सेसफुल। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है थ्योरी। इट गिव्स अ मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। तो ये थ्योरी क्या बताता है? प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन गैस में, एंड इज कंसिस्टेंट विद गैस लॉस एंड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। और साथ ही कई सारे गैस लॉस और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को भी समझाता है। इट करेंटली एक्सप्लेन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ मेनी केसेस। और ये कई सारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज को भी बताता है। इट ऑल्सो रिलेट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ये साथ ही कई सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं गैसेस का, उसको भी समझाते हैं, जैसे कि विस्कोसिटी, कंडक्शन, डिफ्यूजन विथ मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स, और यील्डिंग एस्टिमेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर साइजेस इन मासेस। और साथ ही जो मॉलिक्यूलर का साइज होता है, मॉलिक्यूल का साइज, वो भी बता रहा है। दिस चैप्टर गिव्स अस इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक थ्योरी। ये हमें काइनेटिक थ्योरी से इंट्रोड्यूस करा रहा है चैप्टर। जब से तो देख ही लेते हैं यार कि मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर ये है क्या। रिचर्ड फेयरमैन, ये वन ऑफ द ग्रेट फिजिस्ट हैं 20th सेंचुरी के, और कंसिडर्स द डिस्कवरी दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ये रिचर्ड फेयरमैन है जिन्होंने बताया था कि जो मैटर है वो एटम से बना होता है। टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट वन, और काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये बात। ह्यूमैनिटी में सफ़र एनिलेशन ड्यू टू न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ और एक्सटिंक्शन ड्यू टू एनवायरमेंट डिजास्टर्स। तो यार एनिलेशन मतलब होता है विनाश। धरती मतलब जो इंसानियत है वो विनाश सफ़र कर सकती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ हो सकता है। न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ मतलब परमाणु आपदा से ह्यूमैनिटी खत्म हो सकता है या फिर मर सकता है इन्वायरमेंटल डिजास्टर से। इफ़ यू डू नॉट एक्ट वाइजली, अगर हम सही से काम ना करें तो, मतलब हाँ, सही से काम ना ले तो। इफ दैट हैपेंस and all of scientific knowledge were to be destroyed, the Feynman would like the atomic hypothesis to be communicated to the next generation of researchers in the universe। तो अगर सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया तो फेमन क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक हाइपोथेसिस पास होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में इस यूनिवर्स के। एटॉमिक हाइपोथेसिस ये है क्या? ये यहाँ पे दिया है। थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, लिटिल पार्टिकल्स दैट मूव अराउंड इन अ परपेचुअल मोशन। तो अट्रैक्टिंग ईच अदर व्हेन दे आर लिटिल डिस्टेंस अपार्ट बट रिपेलिंग अपॉन साइज बीइंग स्क्वीज्ड इनटू वन अनदर। तो एटॉमिक हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं पता है? कि जितने भी थिंग्स है वो किससे बने हैं? एटम से, लिटिल पार्टिकल से, जो एक परपेचुअल मोशन में होता है।
आप वो देखे होगे एक डिज़ाइन जिसपे एक यहाँ पे गोल गोल रहता है और यहाँ पे एक बाटी या फिर गोला पत्थर को डालते हैं और नीचे से स्लाइड होकर ऐसे आता है, फिर वापस ऊपर चले जाता है और ऐसे लगता है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो उसी को मोशन को बोलते हैं परपेचुअल मोशन, जो कि हालांकि अब एग्जिस्ट करता नहीं है अट्रैक्ट और मतलब हाँ पार्टिकल्स इस तरह से परपेचुअल मोशन में होते हैं बोल रहे हैं एटॉमिक हाइपोथेसिस में। और एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब वो लिटिल डिस्टेंस में रहते, थोड़े दूर में रहते तो, बट अगर एकदम पास आ जाएं तो अपने आप को रिपेल कर देते हैं। Speculation that made may not be continuous existed in many places cultures। और कई सारे स्पेकुलेशन है जैसे कि मैटर है, कई सारे वो भी हैं मैट की जो मैटर है कहाँ गया यार, कि मैटर है वो कंटिन्यूस नहीं है और एग्जिस्टेड इन मैनी प्लेसेस इन कल्चर। मतलब जो मैटर जो कंटिन्यूस नहीं है बात ना कई सारे प्लेसेस में भी है और कल्चर में भी है। जैसे कि कनाडा इन इंडिया एक साइंटिस्ट या फिर क्या थे आई डोंट नो, और डेमोक्रिटस जो कि ग्रीस के थे, हैड सजेस्टेड दैट मैटर एंड मे कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स। तो मैटर के अंदर भी कुछ मतलब इनका डाउट था कि जो मैटर है ना उसके अंदर भी इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट होते हैं, हिस्सा होते हैं। और द साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी इज यूजुअली क्रेडिटेड टू जॉन डेल्टन। तो जो साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी है वो यूजुअली जॉन डेल्टन के नाम दिया जाता है। ही proposed that atomic theory to explain the laws of definite and multiple proportion obeyed element when they combine into compounds। उन्होंने प्रपोज किया था कि जो एटॉमिक थ्योरी है वो डिफिनाइट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले लॉ को फॉलो करते हैं जब वो एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो। और ये लॉ ऑफ डेफिनाइट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था ये हमारे चैप्टर में है, तो यहाँ पे तो दिया हुआ है। द फर्स्ट लॉ सेज मतलब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं, दैट एनी गिवन कंपाउंड हैज अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब कोई भी गिवन कंपाउंड तभी कंबाइन करेगा जब उसका जो मास है ना वो किसी प्रोपोर्शन पे हो। जैसे कि आपका एग्जांपल हाँ चला पेन CH4, तो ये CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम ये एक प्रपोर्शन में है तभी ये कंपाउंड बना रहा है। इसी को बोल रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड फिक्स प्रपोर्शन होगा मास के मुकाबले तभी वो कंपाउंड बनेगा। उसके बाद से मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, द सेकेंड लॉ सेज दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, हाँ जब two elements form more than one compound for a fixed mass of one element, the mass of other element and the ratio of a small integer। तो जब भी कोई दो एलिमेंट, इसमें बोल क्या रहा है पता है मल्टीपल प्रोपोर्शन में, कि जब भी एक सेकंड ना कोई दूसरा पेन यूज कर लें दो, ये मान लो CO और CO2, इसमें क्या बोल रहा है कि जब दो कंपाउंड मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं उसे हम कहते हैं, हाँ तो जब एक कंपाउंड दो कंपाउंड मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो जो जो डिफरेंट होता है ना जिसका ये दोनों तो फिक्स है, तो इस जो फिक्स होता है वो एक एलिमेंट का होता है और जो जिसका मास फिक्स नहीं होता तो इन दोनों का जो रेशियो है ना वो एक इंटीजर के फॉर्म में आता है। जैसे कि ऑक्सीजन का मास कितना है 16 और इसका 2 ऑक्सीजन का 32, तो एक स्मॉल रेशियो में आ गया ना 1:2। यही ये बोलना चाह रहा था कि जब दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें का जो फिक्स वाला एलिमेंट रहता है वो तो एज इट इज रहता है, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट जो फिक्स नहीं रहता और दोनों कंपाउंड में, तो उन दोनों का रेशियो ना, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन एक है इसमें 2 है, ये दोनों फिक्स नहीं है, तो इन दोनों का जो मास का रेशियो है वो एक स्मॉल इंटीजर पे आएगा, वह यही आया यहाँ पे हाफ आया। टू एक्सप्लेन द लॉस डेल्टन सजेस्टेड अबाउट 200 years ago। तो इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए डेल्टन 200 साल पहले ही कुछ सजेस्ट किया था। द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एलिमेंट आर एटम।
उन्होंने बताया था कि जो स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का वो है एटम होता है। एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है। एटम्स ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट आर आइडेंटिकल बट डिफर फ्रॉम दोस ऑफ अदर एलिमेंट्स। इन्होंने क्या कहा था, एक सेकंड यार, इन्होंने क्या कहा था पता है, एक कि एटम ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक एलिमेंट का सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, बट दूसरे एलिमेंट के एटम से ना डिफर करते हैं। और क्या कहा था, स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। और कुछ नंबर में एटम्स ना एलिमेंट बनाते हैं ताकि वो कंपाउंड बना सके। मतलब किसी एलिमेंट के कुछ कुछ नंबर ऑफ एटम्स जोड़ के एक एलिमेंट बनाते हैं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, गै-लुसाक्स लॉ ऑल्सो गिव इन अर्ली 19th सेंचुरी। गै-लुसाक्स लॉ भी एक चीज बताए थे, क्या बताए थे देखते हैं। गै-लुसाक्स लॉ also give in early 19th century when gases combine chemically to yield another gas, their volumes are in the ratios of its small integer। तो जब गैस भी कंबाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अनदर गैस, तो उनका जो वॉल्यूम होता है, उनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो भी स्मॉल इंटीजर में होता है भाई साहब। उसके बाद है हमारा अवोगाड्रोस लॉ या फिर उसका हाइपोथेसिस। ये क्या कहते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब आप मान लो आपके पास 1 लीटर ऑक्सीजन का गैस है, 1 लीटर CO2 का गैस है, तो इस और ये दोनों सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हैं, सेम टेम्परेचर इन दोनों सेम प्रेशर पे हैं, तो इन दोनों के अंदर के जो एटम्स है ना वो दोनों बराबर होंगे। ऐसा किनका कहना है, हमारे अवोगाड्रो भाई साहब का। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद अवोगाड्रोस लॉ व्हेन कंबाइंड विद डाल्टन्स थ्योरी। तो आपका जब आपका अवोगाड्रोस लॉ डाल्टन थ्योरी के साथ जुड़ा तब गै-लुसाक्स लॉ एक्सप्लेन्स, ये दोनों मिलके गै-लुसाक्स लॉ को एक्सप्लेन किए। सिंस द एलिमेंट्स आर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपका जो एलिमेंट्स है वो अक्सर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन ऑल्सो बी रिफर टू एज मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर। तो आपका जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसे हम मोलिकुलर थ्योरी ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं। द थ्योरी इज नाउ वेल एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट। ये थ्योरी जो साइंटिस्ट है ना उनके द्वारा वेल एक्सेप्टेड है। However, even at the end of the 19th century, there were famous scientists who did not believe in this atomic theory। लेकिन कई साइंटिस्टों ने इस थ्योरी पे बिलीव नहीं किया कि जो मैटर है वो एटम से बना होता है। इसी को बोलते हैं मोलिकुलर एटॉमिक थ्योरी, मोलिकुलर थ्योरी ऑफ एटम्स मैटर। हाँ, फ्रॉम मैनी ऑब्जर्वेशन इन रिसेंट टाइम्स। तो कई सारे ऑब्जर्वेशन के बाद रिसेंट टाइम्स में we now we now know that molecules made up of one or more atoms constitute matter। तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, वो एटम से ही बनता है, एक तरह का एटम या फिर कई तरह के एटम से बनता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, स्कैनिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोप एनेबल अस टू सी देम। तो आप हमारे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है जो काफ़ी छोटे छोटे चीज़ को भी देख सकता है, और कई सारी स्कैनिंग से भी हमें पता चला, उनको देख सकते थे कि हम एटम्स को देख सकते थे। द साइज ऑफ एन एटम इज अबाउट एन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो एक एटम का साइज कितना होता है पता है, ये उसके बाद 10 जीरो लगाओ 10⁻⁻10 मीटर, इतना साइज होता है। इन सॉलिड्स विच आर टाइटली पैक्ड, सॉलिड्स में जनरली एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं। एटम्स आर स्पेस्ड अबाउट अ फिंग आर्मस्ट्रॉन्ग। जो एटम्स होते हैं ना वो एक दूसरे के बीच का, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब 2 × 10⁻⁻10 मीटर। इन लिक्विड द सेपरेशन बिटवीन एटम इज ऑल्सो अबाउट द सेम। और लिक्विड के एटम्स में भी लगभग सेम ही डिस्टेंस होता है। इन लिक्विड द एटम्स आर नॉट रिजिडली फिक्स्ड एज इन सॉलिड्स। तो जबकि आपका लिक्विड है ना उसमें एटम्स ना वो रिजिडली फिक्स नहीं होते हैं सॉलिड्स के जितने, एंड कैन मूव अराउंड, और वो मूव अराउंड कर सकते हैं। दिस एनेबल एज लिक्विड टू फ्लो, और इसकी वजह से जो लिक्विड है ना वो फ्लो करने लगता है। इन गैसेस द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस आर इन टेंस ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग। और कई सारे गैसेस पे जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ना, मतलब 2 एटम के बीच का डिस्टेंस, वो 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है भाई। और उसमें कितना बताया है, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसमें कितना है 10 आर्मस्ट्रॉन्ग।
द एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रैवल विदाउट कोलाइडिंग इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं पता है? एवरेज डिस्टेंस। इसको हाईलाइट करना पड़ेगा दोस्त, इतना भयंकर डेफिनेशन है, तुम भी अपने बुक में इसको हाईलाइट कर लो। द मेन फ्री, अरे कैसे हाईलाइट करूँ? द मेन फ्री पाथ इन a gas is of, sorry, the average distance of a molecule can travel without colliding is called the mean free path। मतलब वो एवरेज डिस्टेंस जहाँ एटम एक दूसरे से बिना टकराए चल सकता है, उसे हम कहते हैं क्या? मीन फ्री पाथ। आई होप समझ गए होगे। द मीन फ्री पाथ इन गैसेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग। गैसेस में क्या बोल रहा है पता है? कि जो मीन फ्री पाथ है ना, मतलब जहाँ वो बिना किसी टकराए चल सकें, वो कितना डिस्टेंस होता है पता है? 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत है भाई। गैस गैस में ना द एटम्स आर मच फ्रीयर इन द एटम्स आर मच फ्रीयर इन गैसेस। जो एटम्स हैं वो गैसेस में एकदम फ्री रहते हैं एंड कैन ट्रैवल अलॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट कोलाइडिंग। और इसमें बहुत दूर दूर तक चल सकते हैं बिना किसी कोलिजन के, टकराए बिना। इफ दे आर नॉट इनक्लोज्ड गैसेस डिस्पर्स अवे। अगर वो एक दूसरे से अ, अगर ये गैसेस एक दूसरे को सराउंड नहीं करेंगे तो गैसेस भाग जाएंगे। इन सॉलिड्स लिक्विड्स इक्लोजन मेक्स द इंटरएटॉमिक फोर्स इंपॉर्टेंट। और सॉलिड्स और लिक्विड्स में जो क्लोजनेस है इंटरएटॉमिक फोर्स का, उन वही बनाता है उनका इंटरएटॉमिक फोर्स। एक सेकंड। उसके बाद हम देखते हैं द फोर्स हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑफ अट्रैक्शन एंड शॉर्ट रेंज रिपल्सन। तो इस फोर्स है ना, उसका लॉन्ग रेंज अट्रैक्शन होता है, मतलब दूर के एटम्स को खींच लेता है, और शॉर्ट रेंज को में जो एटम्स आते हैं उसे रिपेल कर देते हैं। द एटम्स अट्रैक्ट व्हेन दे आर एट फ्यू एंगस्ट्रॉम बट रिपेल व्हेन दे आर कम क्लोजर। जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब कुछ एंगस्ट्रॉम दूर होते हैं, और रिपेल कर देते हैं जब वो एकदम पास जाते हैं। द स्टैटिक अपीयरेंस ऑफ अ गैस इज मिसलीडिंग। आपका जो गैस का जो स्टैटिक अपीयरेंस है वो थोड़ा मिसलीडिंग है। द गैस इज फुल ऑफ एक्टिविटी एंड द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक वन। तो जो गैस है ना वो एकदम एक्टिविटी करते रहता है, और इक्विलिब्रियम वो डायनेमिक होता है, मतलब इधर भी होता है इक्विलिब्रियम, उधर भी, मतलब मोशन में रहता है। इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल्स कोलाइड एंड चेंज देयर स्पीड ड्यूरिंग कोलिजन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है पता है? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और अपना स्पीड कोलिजन के दौरान चेंज कर लेते हैं। ओनली द एवरेज प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट। खाली वो जो एवरेज प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट होते हैं। एटॉमिक थ्योरी इज नॉट एंड ऑफ आवर क्वेस्ट बट द बिगनिंग। तो जो हमारे जो एटॉमिक थ्योरी है वो हमारे ज्ञान का भंडारे का वो एंड नहीं है, वो शुरुआत है। वी नाउ नो दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल और एलिमेंट्री। हमें पता है कि जो एटम्स है वो क्या है? वो इंडिविजिबल है और डिवाइड नहीं हो सकते। दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमारा जो न्यूक्लियस है वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अगेन मेड अप ऑफ क्वार्क्स। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो भी किससे बने होते हैं? क्वार्क्स से। एक नया टर्म है भाई, मैं ध्यान नहीं दिया था जब पढ़ रहा था, जब पढ़ा रहा हूँ तो याद आ रहा है, तुम भी नोट कर लो। इवन इफ क्वार्क्स मे नॉट बी द एंड ऑफ द स्टोरी, देयर मे बी स्ट्राइकिंग एलिमेंट्री। क्या बोल रहा है पता है? अगर क्वार्क भी एंड नहीं है स्टोरी का, देयर मे बी स्ट्राइकिंग लाइक एलिमेंट्री टेस्टिस, मतलब इसके भी आगे एग्जिस्टेंस हो सकता है। नेचर ऑलवेज हैज सरप्राइजेस फॉर अस। नेचर ने हमेशा हमें सरप्राइज दिया है। बट द सर्च फॉर ट्रूथ इज ऑफन इंजॉयबल। लेकिन जो सच का खोज है वो काफ़ी इंजॉयबल रहा है। एंड द डिस्कवरी इज ब्यूटीफुल। और जो डिस्कवरी हुए हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल थे। हाँ, तो हम इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी शैल लिमिट आवर सेल्स टू अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिटिल बिट ऑफ सॉलिड्स एज अ कलेक्शन ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल्स इन सेंस ऑफ मोशन। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो बिहेवियर ऑफ गैसेस वो कैसे होते हैं, और कुछ सॉलिड्स के बारे में, साथ ही कुछ कलेक्शन मूविंग मॉलिक्यूल्स के बारे में ये जानने वाले हैं। बाकी क्वार्क्स वॉक्स के बारे में तुम आगे जाके पढ़ सकते हो, मे बी IIT NIT वगैरह में।
13.3 बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये क्या होता है देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आर इजियर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आर इजियर टू अंडरस्टैंड देन दोस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो हमारे जो गैसेस और का प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी आसान है समझना, इसके मुकाबले उसके मुकाबले सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले। दिस इज मेनली बिकॉज इन गैस, ऐसा इसलिए क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं एंड देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल एक्सेप्ट व्हेन दे मॉलिक्यूल्स कोलाइड। तो इनका जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन है, एटम्स के बीच का इंट्रैक्शन, वो बहुत ही कम होता है। और कब होता है? जब खाली कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। गैसेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो गैस जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होते हैं, मच अबव दैट एट व्हिच दे लिक्विफाई सॉलिडिफाई। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर मतलब इतना टेम्परेचर कि उस पर वो पानी बन जाए या फिर सॉलिड बन जाए। सेटिस्फाई अ सिंपल रिलेशन बिटवीन देयर प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम गिवन बाई सी। तो एक सिंपल रिलेशन वो फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं पी वी इज इक्वल टू के टी। इतने लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये रिलेशन फॉलो करते हैं। चलो देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी। तो हमने देखा पी वी इज इक्वल टू के टी फॉर गिवन सैंपल ऑफ गैस। हियर टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, और यहाँ पे जो टी है वो टेम्परेचर है केल्विन में और एब्सोल्यूट स्केल में। और के इज कांस्टेंट फॉर द गिवन सैंपल, और हमारा जो के है कांस्टेंट गिवन सैंपल के लिए कांस्टेंट है, बट वेरी स्पेस वॉल्यूम ऑफ गैस, लेकिन वेरी करता है वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ। इफ we now bringing in the idea of atoms or molecules, the k is proportional to the number of molecules, say n, and sample we can write k is equal to nk। यहाँ पे जो t है वो क्या है? वो टेम्परेचर है, और जो k है वो कांस्टेंट है गिवन सैंपल और के लिए। और ये जो k है ना वो वेरी करता है किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ। इफ़ वी नाउ ब्रिंग द आइडिया ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अगर हम आइडिया लें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, तो k इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो k किसके प्रोपोर्शनल है? k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब इसको प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएगा तो छोटा किया जा रहा है यहाँ पे, यूजिंग दैट दिस k इज सेम फॉर ऑल गैसेस। ये जो k है ना, स्मॉल k, वो सारे गैसेस के लिए सेम है। इसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसे डिनोट किया जाता है kb के साथ। और इसको इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? P1 इंटू वी1 अपॉन N1 इंटू T1 ऐसे इज इक्वल टू P2 इंटू वी2 अपॉन N2 इंटू T2। यहाँ पे जो प्रेशर वैल्यूज क्या बोलते हैं? इफ पी वी एन टी आर सेम, अगर पी वी एन टी और सेम हो जाए तो आपका जो एन है वो भी सेम होगा सारे गैसेस के लिए। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इसी को हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल गैसेस एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि एवोगैड्रो ने क्या कहा था कि अगर सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर हो तो जो दो गैस है ना, और तो सेम मास वाली जो गैस है तो उसके अंदर के जो एटम्स है वो भी बराबर रहेगा। वही तो है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। द नंबर इन 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस, तो 22.4 लीटर कोई भी गैस हो तो उसके अंदर कितना पार्टिकल्स होते हैं पता है? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, और जिसे Na से हम डिनोट करते हैं। द मास ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द टोटल मोलिकुलर वेट। और जो 22.4 लीटर किसी भी गैस का जो मास है वो इक्वल किसके बराबर होता है? उसके मोलिकुलर वेट के बराबर होता है एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज 73 केल्विन और प्रेशर 1 atm। दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मोल। तो इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम मोल कहते हैं। Avogadro had guessed the quality of numbers in equal volume of gas at fixed temperature and pressure from chemical reaction। तो Avogadro ने अपना हाइपोथेसिस कैसे गेस किया था? केमिकल रिएक्शन की मदद से गेस किया था। काइनेटिक थ्योरी जस्टिफाइज दिस हाइपोथेसिस। जो आपका जो काइनेटिक थ्योरी है वो भी इस थ्योरी को जस्टिफाई कर रहा है। द परफेक्ट गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? पी वी इज इक्वल टू न्यू आर टी, इसे हम कहते हैं न्यू। When nu is the number of moles and R is equal to Na, Kb is the universal constant। जहाँ पे U न्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और R Na और Kb यूनिवर्सल कांस्टेंट। द टेम्परेचर T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर यहाँ पे T है उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। यूजिंग केल्विन स्केल फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर R is equal to 8.3
आर का वैल्यू कितना होगा 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स ईयर। और टी इज इक्वल टू एम अपॉन एम नॉट, एन इज इक्वल टू एन ए, जहाँ पे एम क्या है मास ऑफ गैस कंटेनिंग एन मॉलिक्यूल्स और एम नॉट क्या है मोलर मास ऑफ एन ए अवोगाड्रोस नंबर, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास उसी तरह है। यूजिंग इक्वेशन 13.3 एंड 13.4 पी वी इक्वल टू के बी इंटू एन टी और पी इज इक्वल टू के बी एन टी। ठीक, एन अपॉन वी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। द रियल गैस अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर।